नमस्कार। बिहार में एनडीए की जीत और बहुमत के बाद शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है। इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद हम में से बहुतों को लगा कि इंडी गठबंधन में कांग्रेस शायद अब सीरियसली विचार करेगी कि उसकी बिहार में ऐसी हार का कारण क्या है, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। कांग्रेस के बड़े नेता मिस्टर पी चिदम्बरम ने हाल ही में एक कॉलम में लिखा कि दुर्भाग्य से बिहार की जनता ने राज्य विधानसभा में एक मजबूत विपक्ष के लिए वोट नहीं दिया और इससे जिम्मेदारी फिर से जनता पर ही आ जाती है। ये वोट के अधिकार के प्रयोग से भी बड़ी जिम्मेदारी है। उधर योगेंद्र यादव इतने बड़े मैंडेट को समझ ही नहीं पा रहे और डाउट और सस्पिशन से देख रहे हैं एनडीए के नंबर्स को। मतलब कांग्रेस के मजबूत विपक्ष बनने की या जीतने की जिम्मेदारी कांग्रेस को छोड़कर सब पर है। इसी विषय को लेकर मैंने पैम्फलेट में अपने सहयोगी प्रभात रंजन मिश्रा से बात की। आइए सुनते हैं। नमस्कार प्रभात जी, कैसे हैं आप? ग्राउंड से पूरा बढ़िया एक रोचक ग्राउंड रिपोर्टिंग कर लौटे हैं, जिसकी खुशी आपके चेहरे पर अभी तक दिख रही है। और आपने बीजेपी और एनडीए की जीत का पूरा विश्लेषण अच्छे से किया, बढ़िया से किया और पैम्फलेट के व्यूअर्स को बहुत पसंद आ रहा है। एक डिस्कशन जो है मैं आपके साथ करना चाह रही थी और वो ये था कि जीत के बाद जो ऑपोजिशन है उसके जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। हाल ही में कांग्रेस सीनियर लीडर पी चिदम्बरम ने एक कॉलम लिखा इंडियन एक्सप्रेस में और उन्होंने ये लिखा है कि बिहार की जनता ने राज्य विधानसभा में एक मजबूत विपक्ष के लिए वोट नहीं दिया है और इससे जिम्मेदारी फिर से जनता पर आ जाती है। ये वोट के अधिकार के इस्तेमाल से भी बड़ी जिम्मेदारी है। अब ये इंटरेस्टिंग इसलिए है कि जनता पर एक जिम्मेदारी होती है पहले वोटिंग की, लेकिन यहाँ पर विपक्ष एक उनसे कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा है और एक टोन में भी कुछ दिख रहा है। तो आपको क्या दिख रहा है, पहले आप ये बताएं कि इसके पीछे आपको मैसेज क्या दिख रहा है, विपक्ष ने क्या निष्कर्ष निकाला है अपनी हार से? बहुत बहुत शुक्रिया मैम। और ये बड़ा विषय है जो आपने उठाया है जी। मुख्यतः जो चीज हमें नजर आ रही है, सीधी सी बात अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें एक चीज ये है कि कांग्रेस के जो लोग हैं जो राहुल गांधी को एज लीडर देखना चाहते हैं, उन्होंने फिर से बैटिंग करनी चालू कर दी है कि किसी भी तरीके से राहुल गांधी के ऊपर हार का ठीकरा ना फोड़ा जाए। तो अब पहले क्या था कि ईवीएम करप्ट है, फिर आया कि इलेक्शन कमीशन करप्ट है, अब आ गया कि पब्लिक ही करप्ट है। तो उन्होंने बेसिकली पब्लिक को करप्ट बताने की कोशिश की। मैंने भी वो पूरा का पूरा कॉलम पढ़ा है उनका, पूरा का पूरा आर्टिकल पढ़ा है उनका, और वो ये चाह रहे हैं कि जनता ही जो है वो विपक्ष की भूमिका में आए। तो देखिए, शायद पी चिदम्बरम साहब भूल गए हैं क्योंकि कांग्रेस पिछले कई वर्षों से 2014 के बाद से अब तक की बात मैं बता दूं तो मुझे एक बात बताइए कि कांग्रेस ने कोई बड़ा आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किया या सरकार के खिलाफ किया, या कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर आए? कब आए? जब राहुल गांधी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया, जब सोनिया गांधी के साथ पूछताछ होनी थी। ये केवल 2 प्रकरण ऐसे हुए थे मैम जिसमें कांग्रेस हमें जमीन पर नजर आई थी। वरना कांग्रेस की उम्मीद यह है कि पब्लिक के बीच से ही कोई सेंटिमेंट तैयार हो, वो अपने आप तैयार हो, क्योंकि कांग्रेस की लीडरशिप बिल्कुल तैयार नहीं है, नेता बिल्कुल तैयार नहीं है कि वो जमीन पर जाकर संघर्ष करे। वो 2004 की अपनी कल्पना में जी रहे हैं कि जिस तरीके से इनको एक एडवांटेज मिल गया था, अटल जी की सरकार कुछ सीटों से गिर गई थी, या आप कह सके कि अटल जी की सीटें कुछ कम आई, जिसकी वजह से कि कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका मिल गया। वो अभी भी अपने उसी ख्याली पलाव में जी रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, राहुल गांधी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, जो कांग्रेस बीट को कवर करने वाले हमारे मित्र पत्रकार हैं, वो भी ये बात बताते हैं कि कांग्रेस ये सोच रही है कि जीत उनके झोली में आ जाएगी। मसलन उनको ये लग रहा है कि एक समय आएगा जब लोग नरेंद्र मोदी से, भारतीय जनता पार्टी से बोर हो जाएंगे और उसके बाद उनके पास कौन विकल्प के रूप में तैयार होगा, तो कांग्रेस तैयार होगी और कांग्रेस अपने आप ही सत्ता में आ जाएगी। अब मुख्यतः आते हैं बिहार की बात करते हैं। राइट। बिहार में अगर वोटर्स ने विपक्ष को वोट नहीं किया होता तो जितने एमएलए इनके आए हैं, पहली बात तो उतने भी नहीं आते। एक डेटा मैं आपको सिंपल सा बता देता हूं। बिहार में लगभग 20%, 20.08% लोगों ने भाजपा को वोट किया है।
19.25% लोगों ने जेडीयू को वोट किया है। एलजेपी-आर को 4.97 लोगों ने वोट किया है। वहीं कांग्रेस की वोटिंग परसेंटेज की आप बात करेंगे तो करीब 8% के आसपास रही है। जनसुराज की बात करेंगे तो 4% के आसपास जनसुराज का भी जो है हाँ का वोट शेयर रहा है। तो जनता ने तो प्रॉपरली जो है, अब सबसे बड़ा एग्जांपल इसके अंदर जनसुराज ही है कि एक नया एक्सपेरिमेंट था, नई चीजें थी, लेकिन शहरी सीटों में उसने बेहतरीन प्रदर्शन किया। मेरी तरफ राजद खेमे की बात करें, कांग्रेस खेमे की बात करें, महागठबंधन खेमे की बात करें, तो आपको पता चलेगा कि फर्स्ट फेज के नामांकन हो गए हैं, लेकिन कई सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशी आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। और उसके बाद खाना पूर्ति के लिए जो है वो आपने क्या किया, एक अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जिसमें तेजस्वी यादव को सीएम, मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित कर दिया। फिर भी आपके प्रत्याशी आपस में लड़ते भिड़ते रहे, एक ज्वाइंट कैंपेन आपने नहीं चलाया। तो जनता आप पे कैसे ट्रस्ट करेगी? बिहार में आप अकेले तो चुनाव लड़ने गए नहीं थे। बिहार में दो अलायंस के बीच में टकराव था। एक तरफ एक अलायंस सुदृढ़ नजर आ रहा है, जिसकी विचारधारा सुदृढ़ नजर आ रही है, जिसने अपने काम का रिपोर्ट कार्ड रखा, जो आगे 5 साल में क्या करने वाला है उस ब्लूप्रिंट के ऊपर चर्चा कर रहा है, जिसके सारे नेता एकजुट होकर अपने अपने कार्यों को कर रहे हैं। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी भले ही आपको एक मंच पर नजर ना आए हो, लेकिन एक बार भी आपने नहीं देखा होगा कि इनके बीच में कोई तनातनी हो। दूसरी तरफ आप तनातनी बनाने की कोशिश जो थी मीडिया ने, अब मीडिया कर रहा है तनातनी, इन द सेंस अब मीडिया कर रहा है। दूसरी एक बात जो मैंने ये उठाया क्यों, वो ये उठाया कि 2024 में और 2004 का जो आपने अभी उल्लेख किया, तो 2004 का जो हमने इलेक्शन देखा था और कवर भी किया था, और 2024, ये दोनों 20 साल के अंतर पे हैं, लेकिन इनमें ये सिमिलैरिटी जो आप बोल रहे हो, सर आप म्यूट हो गए हो, मैं खांसी कर रहा था इसलिए। अच्छा, तो इनमें जो सिमिलैरिटी है जो आपने मेंशन करी, एक तो वो है ना। दूसरी बात यह है कि 2024 में जो ग्राउंड पे मैंने देखा था और बहुत ही विस्तार में वो बात सामने आई थी, वो ये आई थी कि ये जो बात है कि जनता पे जिम्मेदारी है कि ऑपोजिशन स्ट्रांग हो, ठीक है। बिहार में 2025 बिहार में और लोकसभा 2024 में फ़र्क ये है कि यही नैरेटिव जो कांग्रेस की तरफ से अभी आ रहा है, ये उस वक्त इलेक्शन से पहले आ रहा था और अभी ये इलेक्शन के बाद आ रहा है। तो या तो इनकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ही विपरीत रिजल्ट आया कि अभी इनको बोलना पड़ रहा है। 2024 में ये जो बात थी कि जनता को जिम्मेदारी से ऑपोजिशन को मजबूत करना चाहिए, तो काफ़ी लोग तो ये समझ रहे थे कि उनको बीजेपी को वोट ही नहीं करना है, जिससे कि कांग्रेस मजबूत स्थिति में रहे। और उत्तराखंड में भी ऐसे था, ये एमपी में भी देखने को बहुत मिला और उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला। तो ये जो धारणा एक बनाई जाती है, ये आपको, कम से कम आपके काम में मुझे तो नहीं दिखी कि लोगों में ये धारणा थी कि उनको ऑपोजिशन को मजबूत करना चाहिए। तो यहाँ विपक्ष शायद फेल हुआ, या तो उसने ट्राई किया कि नहीं। तो विपक्ष ने ट्राई किया कि नहीं किया, पहले तो आप ये बताइए। दो अलायंस के बीच में फाइट हो रहा था। अब इस अलायंस में आप देखिए तो आपको नजर आएगा, अगर आप राष्ट्रीय जनता दल की 101 सीटों का ही वोट प्रतिशत निकालिएगा तो वो मोटा मोटी भारतीय जनता पार्टी के आसपास पहुंचेगा, या तो 2% कम या तो 3% कम, उससे ज्यादा का अंतर आपको नजर नहीं आएगा। और पिछले कई चुनावों से हमें ये चीज नजर आ रही है। तो अगर मैं सिंपल सी बात करूं कि इलेक्शन को एक तराजू पे रखा जाए, तो एक तरफ बीजेपी और एक तरफ आरजेडी, बिहार में दोनों का वोट प्रतिशत बढ़ा। अब दूसरी तरफ इसमें एक 18-19% का वोट प्रतिशत जुड़ता है जनता दल यूनाइटेड का। वो अगर आरजेडी खेमे में चला जाए तो यहां का गठबंधन मजबूत, और वो अगर इस बीजेपी खेमे में चला जाए तो वहां का गठबंधन मजबूत। मैं कल से ट्विटर पे देख रहा हूं कि कांग्रेस के साथ, कांग्रेस को सबसे बड़ा खतरा किससे है, मैं उसकी बात अभी 5 मिनट बात करूंगा, लेकिन ये वो लोग हैं जिनके साथ ये खतरा है, जो बार बार कह रहे हैं कि देखो 2015 में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी थी, 2020 में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी थी, और ऐसे कैसे संभव हो सकता है कि इस बार 25 सीट पर समझ जाए। अरे 2015 में आपके रिवाइवल का कारण कौन था? आपके रिवाइवल का कारण वही नीतीश कुमार थे जो इस बार इस तराजू पे बैठे हुए। फिर ये लोग 2020 की चर्चा करने लग जाते हैं। तो 2020 में आपको जिताने में सबसे बड़ी भूमिका एलजेपी ने निभाई, जो एलजेपी इस तरफ बटी, जिसकी वजह से जनता दल यूनाइटेड के वोटों में ध्रुवीकरण हुआ, बीजेपी के वोटों में उस तरफ ध्रुवीकरण हुआ, और जिसकी वजह से आपको ये बड़ी सीटें मिली। वरना आपको तो 2010 में वेंटिलेटर पर बिहार की जनता ने बिठा दिया था। बिहार अपना ऑपोजिशन किसे चुनेगी? एक सुदृढ़ व्यक्ति को चुनेगी, एक सुदृढ़ संगठन को चुनेगी। ना उस बनारस सीट ने बिहार, उत्तर प्रदेश,
झारखंड इन तीनों राज्यों की लोकसभा सीट को कहीं ना कहीं मोबिलाइज करने का काम किया, लेकिन आप अमेठी से एक बार हारे, दूसरी बार अमेठी पे जा नहीं पाए। पिछले 1990 से लेके अब तक ना यूपी में ना बिहार में आपका संगठन तैयार है, और आपके लिए लड़ने वाले लोग जो आप मतलब कि जो आपको ये एहसास दिलाते रहते हैं कि बेटा तुम में कोई कमी नहीं है, तुम में कोई कमी नहीं है, ये लोग बेवकूफ है जो अभी भी फोकस वही है, अभी भी फोकस यही है। और जो आपने सुप्रिया श्रीनेत की बात करी है, और जो और लोग भी हैं जो सेलिब्रेट करते हैं, 99 हो 100 हो, तो जो सेलिब्रेशन का भाव है वो अब योगेंद्र यादव, मुझे लग रहा है कि उसकी बागडोर थोड़ा संभाले हुए हैं। वो क्यों है? क्योंकि उनका ये आंकलन तो ट्रैक पे थोड़ा लग रहा है कि उनके हिसाब से ट्रैक पे लग रहा है, और बहुत ही एक्सपेक्टेड आंकलन है कि जो आपने बात करी एलजेपी के बारे में, कि चिराग पासवान ने 2020 का इलेक्शन कैसे अलग करा, और अभी भी अगर देखा जाए तो बढ़त भी जो मिली है, और वो बात एक और पत्रकार भी कर रहे हैं, जो एनडीए को बढ़त मिली वो इसीलिए क्योंकि जो उन्होंने अपनी अलायंस स्टिच करी, और उसमें सीधा सीधा चिराग पासवान का ही जिक्र कर रहे हैं वो लोग। लेकिन एट द सेम टाइम इन लोगों का फोकस यही है, और शायद यही इनका कारण है, जो सेलिब्रेट करने का कारण है वो ये है कि कहीं ना कहीं इनको जितनी भी सीट आते दिखती हैं, चाहे वो 2019 हो, चाहे वो 2014 हो, चाहे वो 2024 हो, चाहे वो 2025 हो, अभी बिहार के संदर्भ में, या मान लीजिए आप महाराष्ट्र हरियाणा में भी होके ही चुका है, तो इन लोगों को ये सक्सेस कहीं पे कॉन्सोलेशन जैसे दिख रही है कि राहुल गांधी का ये अचीवमेंट है, मतलब उनकी वजह से हम यहाँ तक आ पाए, और फोकस भी अभी भी उन्हीं पर है। लेकिन फिर भी विपक्ष का जो भाव है वो कहीं दिख नहीं रहा है। तो ये आप बताइए कि जब लोग ग्राउंड पे साफ साफ बोल रहे हैं कि अभी तक कमी क्या रही है आपके, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, उसमें से एक जेंटलमैन बहुत ही अच्छा, उन्होंने एक बाइट दिया है आपको, और उन्होंने ये बात करी है अडानी अंबानी वाला जो हुक जो दिया जाता है इलेक्शन के टाइम पे, तो उन्होंने ये बोला है कि जब ज़मीन की जब बात आती है तब आप 1 रुपया, आपको याद होगा, और उन्होंने कहा कि जब ज़मीन चली जाती है गुजरात तो आप अडानी अंबानी करते रहते हैं। तो लोग अवेयर बहुत है क्योंकि उन्होंने झेला है, चाहे नक्सलवाद हो, चाहे जंगल राज हो, चाहे फैसिलिटीज़ या इम्यूनिटीज़ बेसिक्स जो चीज़ बिल्कुल गायब थी, चाहे महिलाओं की जो भी असुविधाएं थी। तो ये अभी भी व्यक्ति विशेष पर फोकस जो है 4 दिन में जा नहीं रहा है, बल्कि और गहरा होता जा रहा है। और अभी मैं आपको बीच में रोकूंगी नहीं, इसीलिए मैं एक और इसमें जोड़ देती हूँ, वो ये कि योगेंद्र यादव ने एक बात करी है कि हाँ ये ठीक है कि एनडीए आगे था, मुझे पता था, लेकिन 200 से ज़्यादा सीट मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रही है। तो जो प्लांटिंग है, एक सस्पिशन का जो प्लांटिंग चल रहा है, और उसमें डाउट डाला जा रहा है, तो उसकी वजह आपको लगता है कि अभी भी क्या है आपके हिसाब से? देखिए, पहले मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब दे दूं। दरअसल पॉइंट ये है कि डेमोक्रेटिकली तरीके से, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के तरीके से जैसे जैसे इलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी आई है, वैसे वैसे कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना शुरू हो गया है। इस देश में चाहे परिवारवादी राजनीति का बीज हो, चाहे माफियाओं का राजनीति में वैभव बढ़ना हो या स्थान बढ़ना हो, इन या आप ये फ्री बीज वगैरह की भी जो आजकल हम लोग बात करते हैं, इन सब चीजों की बात हो, मुख्यतः इन सब की जो जनक रही है, इन सबको पैदा करने वाली शक्ति रही है, वो कोई ना कोई और नहीं, कांग्रेस रही है। जैसे जैसे इलेक्शन ट्रांसपेरेंट होने शुरू हुए, बूथ की कैप्चरिंग बंद होनी शुरू हुई, जैसे जैसे लोगों ने इलेक्शन में अपना भाग लेना शुरू किया, वैसे वैसे आपको नजर आया कि कांग्रेस जो है वो गायब होती चली गई। और मुख्यतः लगभग, अगर आप आज के डेट में मेरे से बात करेंगे, तो कोई एक कायदे का बड़ा राज्य नहीं है कर्नाटका के अलावा जहां कांग्रेस एग्जिस्ट करती है। बाकी अगर ढंग से देखा जाए तो जिनके हाथों कांग्रेस ने अपनी सत्ता पहली बार गंवाई, आज वो उन्हीं के साथ अलायंस में है। अगर आप नोटिस करेंगे, बिहार से राष्ट्रीय जनता दल, मतलब उस टाइम में जनता दल हुआ करता था, लालू यादव ने ही खदेड़ा था कांग्रेस पार्टी को, आज लालू यादव के साथ ही अलायंस में है। इसी तरीके से झारखंड की अगर आप बात करेंगे, तो झारखंड के अंदर भी इसमें आप शिबू सोरेन जी का ही नाम लेंगे, आज उन्हीं की पार्टी के साथ ये अलायंस में है। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी का नाम लेंगे, उन्हीं के साथ ये अलायंस में है। दक्षिण में आप स्टालिन के पिताजी के करुणानिधि का नाम लेंगे, आज ये उन्हीं के साथ अलायंस में है। तो मोटा मोटी आपको यही चीजें नजर आएंगी।
एक दो जगह बच गई है, जैसे केरला में अभी फाइटिंग जो है आपस में चलती रहती है इनकी, एक बार तू एक बार मैं, और एक जैसे ही वहां पे भारतीय जनता पार्टी का उदय थोड़ा सा होगा तो आपको कांग्रेस पार्टी वहां से भी गायब होती हुई नजर आएगी। इतना सब कुछ होने के बाद भी कांग्रेस अपने बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर काम नहीं करती, और इसके पीछे की बड़ी वजह जो है वो योगेंद्र यादव जैसे धूर्त हैं, पी चिदम्बरम जैसे लोग हैं, दिग्विजय सिंह जैसे लोग हैं, जो अपने निजी फायदे के लिए कि उनकी राज्यसभा सीट बनी रहे उस चीज के लिए हाईकमान को रियल सच नहीं बताते। आप ये देखिए ना कि जो लोग जिनके पास थोड़ी सी भी रीढ़ बची हुई थी वो साइड होते चले गए, मसलन गुलाम नबी आजाद, मसलन शकील अहमद, मसलन ज्योतिरादित्य सिंधिया। आज कांग्रेस पार्टी के साथ समस्या यह है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर 3 फ्रंट बने हुए हैं। पहला फ्रंट जो है वो रियल कांग्रेस जिसे आप कहते हैं, नेहरू विचारधारा के, गांधी की विचारधारा के, लेकिन वो जो लोग वो आपको नजर नहीं आएंगे। जो कांग्रेसी असली कांग्रेसी थे वो आज असली आखिरी पंक्ति में खड़े हैं। दूसरे वो हैं जो मैंने आपको सीधी सी बात कही, जो मतलब राहुल गांधी तक को गुमराह करने का काम करते हैं, जिसकी फेरिस्त ये आपको कांग्रेस के बीच में नजर आएंगे, जो कांग्रेस को समाप्त करने की ओर है। और तीसरी कांग्रेस जो है वो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोगों की है, जो कम्युनिस्ट लोग हैं उन्होंने कांग्रेस के अंदर एक अपनी जगह बना ली है, और वो ही आज कांग्रेस के सेंटर में है। इसीलिए कांग्रेस द्वारा जो बातें बोली जा रही है उसके अंदर आपको वामपंथी झलक नजर आएगी, और इसी वजह से कांग्रेस की जो पूरी स्ट्रेटेजी है वो उसमें आपको झोलमोल नजर आएगा। मसलन मैं आपको एक बहुत बिहार का ही उदाहरण दे देता हूं। बिहार में पिछली 2 अध्यक्ष, इस अध्यक्ष से पुराने वाले दोनों अध्यक्ष जो थे वो सवर्ण जाति से थे। सवर्ण जाति से होने का फायदा यह हुआ था कि कांग्रेस के साथ सवर्ण वोटर्स जुड़ने लगे थे। कांग्रेस ने जो नेता बिहार में भेजा भी वो कन्हैया कुमार था, वो भी भूमिहार थे, वो भी सवर्ण जाति से थे। चूंकि राष्ट्रीय जनता दल के समय में भूरा बाल साफ करो जैसी एक पूरी की पूरी लाइन चली थी, जिसने सवर्णों को राष्ट्रीय जनता दल का दुश्मन बना दिया था, और सवर्ण जो थे वो राष्ट्रीय जनता दल को वोट नहीं करते थे। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की तरफ सवर्णों का रुझान बढ़ा था, और लालू यादव और राष्ट्रीय जनता दल के लिए एक वरदान से कम नहीं था, क्योंकि अगर ये वोट जुड़ जाता राष्ट्रीय जनता दल के वोट में या महागठबंधन के वोट में, तो ये एक ऐसा वोट बनता जो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को हराने में काम आता। अंतरा का देश भर में कांग्रेस पार्टी के लिए सिर्फ इतना इंपैक्ट था कि कांग्रेस पार्टी के झंडे, डंडे और विचार कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ताओं तक पहुंच गए थे। लेकिन बिहार में इस चीज को करने के लिए क्या आपने कोई लोकल लीडरशिप तैयार की? चुनारी महोदय रुकते थे 5 स्टार होटल में। 5 स्टार होटल में एक आम कार्यकर्ता जाने की हैसियत नहीं रखता है, ना वहां तक पहुंचने की अपनी क्षमता। तो कनेक्शन कैसे बनेगा जब जा रहे हैं? तो कनेक्शन टूट गया। उसके बाद मान लीजिए कि किसी बात पे तय हुआ कि हम जो है 55 सीटें चाह रहे हैं, तो इधर से बात आई कि ठीक है हम तुम्हें 55 सीटें दे रहे हैं, तो हम फाइनल करेंगे। फाइनल करने के लिए जो भी प्रभारी होगा वो राहुल गांधी जी को फोन करेगा। राहुल गांधी कहेंगे कि एक काम कीजिए, वेणु को फोन कीजिए, यानी कि केसी वेणुगोपाल को। वेणुगोपाल जी बोलेंगे कि वेट, और ये जो वेट है वो कभी 24 घंटे चलता है, कभी 48 घंटे चलता है, और यही मोटा मोटी हर चुनाव की कहानी है। हर चुनाव की कहानी है। तो जिनको आप पर्यवेक्षक या प्रभारी बना के भेजते हैं वो डिसीजन लेने की कैपेसिटी में ही नहीं है, चाहे वो अशोक गहलोत हो, चाहे वो अपने भूपेंद्र पटेल हो, या कोई भी हो कांग्रेस पार्टी के अंदर। कांग्रेस पार्टी की जहां पे राज्य नेतृत्व के भीतर डिसीजन लेने की क्षमता है, वहां पे कांग्रेस फिर भी थोड़ा बेहतर प्रदर्शन कर रही है। लेकिन जहां पे उसकी सेंटर के साथ उसको चीजें पूछनी है, या सेंटर जिसके ऊपर फाइनल मोहर लगाएगा, वहां कांग्रेस का सुपरा साफ होता हुआ नजर आएगा। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि ये जो सच है वो गांधी परिवार तक अभी कोई पहुंचा नहीं रहा है, और अगर पहुंच चुका है तो वो इस सच को अनदेखा कर रहे हैं। जहां आपने संगठित होने की बात करी ऑपोजिशन की, तो ऑपोजिशन का जो संगठन माना जाता है वो अपनी विचारधारा के प्रति माना जाता है। कई बार ये भी माना जाता है कि जो सरकार है उसकी जो नीतियां हैं आपको वो कुनीति लग रही हैं, तो आप उसका विरोध कैसे करेंगे? ठीक है, तो इन लोगों ने अभी तक जो भी बात करी, जो थोड़ा बहुत अलग बोलना चाह रहे हैं, उन्होंने 4 दिन में ये बोला है कि भाई बहुत सारे मुद्दे थे जिन पर विपक्ष इनको घेर सकता था, और उन्होंने सीधा सीधा साफ तौर पे कहा है कि एसआईआर एक पॉलिटिकल मुद्दा नहीं था, एक डेमोक्रेटिक मुद्दा था, तो उस पे इन्होंने अपनी एनर्जी जो है वेस्ट करी है। दूसरा एक बात मैं आपसे, और वो दर्शकों के लिए भी है जानने के लिए, ठीक है, सबसे पहले ऑपोजिशन ये बोल रहा है कि बिहार के लोग गरीब भी हैं और मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट भी है। ये उसी कॉलम से मैं आपको निकाल के बोल रही हूँ, और ये बात नैरेटिव में भी है।
और बहुत से लोग प्रदेश से बाहर माइग्रेट कर रहे हैं क्योंकि नौकरियां नहीं हैं। और उसके बाद मल्टी डायमेंशनल गरीबी है, मतलब उसमें काफी डायमेंशंस हैं गरीबी में। और दूसरी बात है कि हेल्थ केयर और एजुकेशन पे भी काम करने की बहुत जरूरत थी, नकल और इस सब की बात करी गई है। अब आप मुझे बताइए कि जब आप ऑपोजिशन ये कह रहे हैं कि लोगों की जिम्मेदारी है कि ऑपोजिशन स्ट्रांग बनना चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी थी कि आप स्ट्रांग बनते, तो लोगों को दिखता कि अच्छा विपक्ष ये स्ट्रांग रहा है और एनडीए की सरकार रही है, नीतीश जी की सरकार रही है, मोदी जी का यहाँ पे सेंटर की पॉलिसीज हैं, लेकिन फिर भी ये सब प्रॉब्लम यहाँ पे हैं। तो अगर आप उस पे 5 साल काम करते तो लोगों को दिखता, लोग उसको रिस्पॉन्ड करते जब उनके पास वो एक वोट का हक था जिसको उन्होंने बूथ में जाकर दिखाना था कि हाँ ये है हमारा जवाब। लेकिन आप ये बताइए कि वो कितना हो पाया, इन लोगों ने कितना इन सब मुद्दों पे काम किया जो बिहार में हैं। कोई मना नहीं कर रहा है कि बिहार में ये सब प्रॉब्लम्स नहीं है, आप जाके आए हैं, आप भी थोड़ा बताएं कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या क्या हैं, नंबर 1। नंबर 2, इन लोगों ने अभी तक काम क्या करा है। और मैं अभी 5 साल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ 2005 से अब तक की, क्योंकि जो भी सुधार लोग मानते हैं वो 2005 से अब तक का मानते हैं। वो कभी नहीं कहते कि 2020 से या उससे पहले से, 2005 से, चाहे वो नक्सलवाद हो, जंगल राज हो, सब लोग की डेटलाइन वहीं से शुरू होती है जब नीतीश जी आए थे। तो तब से लेकर अब तक और लास्ट 5 सालों में इन्होंने ऐसा क्या काम किया एज ऑपोजिशन कि हमको ये कहने का मिले मौका कि हाँ भाई ये बात तो सही कह रहे हैं आप कि विपक्ष स्ट्रॉन्ग करने की जिम्मेदारी हमारी है, जनता की है, चाहे प्रदेश कोई भी हो, चाहे चुनाव कोई भी हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, लेकिन हाँ हम करेंगे क्योंकि आपने ये काम किया। से बिहार के नतीजे आए हैं, कथित हम्म। सोशल मीडिया के लेजेंड्स हो गए। वो हम्म। बोल रहे हैं कि मोदी को वोट जितवाने के बाद चलो गुजरात में लोहा पीटने, जाओ हम्म। गुजरात में लोहा पीटने, दिल्ली बम्बई में मजदूरी करने, और इस तरीके के हम्म। कई हाँ, टॉन्ट फोटोग्राफ्स टॉन्ट चल वगैरह रहे हैं। डाले जा रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि इस चीज के लिए जो है वो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ही जिम्मेदार है। और अगर तेजस्वी यादव की सरकार आ जाती तो ऐसी तस्वीरें आपको देखने को नहीं मिलती। मिलती। मैं थोड़ा सा समय चाहूंगा आपसे इस हम्म। विषय पे बात करने से पहले। हम्म। सबसे पहली बात, ये जो पूर्वाग्रह है ना बिहार को लेके, मेरी हम्म। इस बार की चुनावी कैंपेन में लड़ाई मेरी सिर्फ इसी चीज की थी कि इस हम्म। पूर्वाग्रह से दूर निकलना है। हेल्थ केयर, एजुकेशन और गरीबी, ये हम्म। देश भर के विषय हैं, ये सिर्फ हम्म। बिहार का विषय नहीं है। क्योंकि हिंदी पट्टी में बिहार के लोग बहुत वोकल हैं। हम्म। आपको एक कलरफुल स्टेट मिलता है ये, जहां पे हम्म। जाति व्यवस्था या कलरफुल स्टेट इन टर्म्स ऑफ योर कंटेंट, हम्म। जर्नलिस्टिक गिद्ध वाली जो समझ वल्चर वाली गई। आपकी सोच होती है हम्म। ना, कि हम्म। अगर आप जाते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हम्म। अगर आप नोएडा के गुजर से बात करेंगे तो वो बहुत वोकल हम्म। है। लेकिन राजस्थान में, जो ईस्टर्न राजस्थान में गुजर रहते हैं, उनसे बात करेंगे तो वो वोकल नहीं है। हम्म। ये आपको नजर आएगा। तो हाँ हाँ। राजस्थान में, जो ईस्टर्न राजस्थान में गुजर है, वो गरीब है, बहुत हम्म। बुरी अवस्था में, दयनीय हम्म। इस अवस्था में, हम्म। लेकिन वो अपनी हम्म। बात कहने की ना क्षमता नहीं रखते। हम्म। लेकिन मतलब क्षमता नहीं रखते, मतलब उनकी भाषा आपको समझ नहीं आती है या जो भी चीज है। हम्म। एक कारण हम्म। बता देता हूं, इसकी वजह से हम्म। उनकी कहानी में ना आपको इंटरेस्ट नहीं आता है। लेकिन थोड़ा बिहार में पैसिवनेस आ आपको, गई है। हाँ हाँ, लेकिन बिहार में आपको ये सारी चीजें बतानी है क्योंकि आपके मन के अंदर ये भाव है कि हम्म। बिहार एक गरीब स्टेट है। हम्म। बिहार जो है उससे लोग पलायन करने जाते हैं। जो सिलिकॉन वैली आज आपका वो बन रहा है, बेंगलोर बन रहा है, आईटी हब बन रहा है, आपको पता है कि सबसे पहले वो कहां बनना था? ये बनना था बंगाल के भीतर। लेकिन उस हम्म। वक्त के मुख्यमंत्री ज्योति बासु जी को ये लगा कि भाई साहब इससे तो नौकरियां चली जाएंगी, इसलिए उन्होंने ये प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया और ये जो आईटी हब है वो बेंगलोर बन गया। उस आईटी हब में काम करने वाले 35% लोग, 30 to 35% लोग सिर्फ बंगाल से हैं। तो वो माइग्रेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन बिहारी माइग्रेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी भाषा आपको समझ में आ जाती है और आपके मन के भीतर ये पूर्वाग्रह है कि बिहारी मतलब गरीब है। सबसे पहली बात, आप कौन होते हैं बिहारी के ऊपर सवाल पूछने वाले? बिहारी हक से गुजरात में नौकरी करने जा रहा है। 1925 में हमारे महाराज राज दरभंगा ने, मैं आपको डेटा के साथ बताता हूं, 1925 की बात है, सूती कपड़े की फैक्ट्री न्यू दरभंगा मिल्स नवसारी में 1925 में दरभंगा महाराज ने स्टैब्लिश करवाई। चीनी मिल बड़ौदा के पास स्टैब्लिश करवाई। तब
ये फैक्ट्रीज गुजरात में नहीं थी। बिहार समृद्ध था, बिहार के जमींदारों ने, बिहार के राजाओं ने गुजरात को समृद्ध बनाने का कार्य किया। आज लोग कह देते हैं कि हमारे पास बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जैसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। महाराज, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर पैसा किसका लगा है? सबसे बड़ी फंडिंग किसकी है? सारे राजाओं से फंड इकट्ठा किसने करवाया? उसी बिहार, उसी दरभंगा के एक व्यक्ति ने पहला अध्यक्षीय भाषण, अगर आप ढंग से देखिएगा, सिर्फ मदन मोहन मालवीय जी की जो अपनी एक अखबार है उसको अगर हटा दिया जाए तो बाकी जितने अखबार है, तो आपको पता चलेगा कि दरभंगा के महाराजा ने वहां का अध्यक्षीय पहला भाषण दिया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पैसा किसका लगा है? पटना विश्वविद्यालय में पैसा किसका लगा है? और जिस पीएमसीएच को आज आप टूटा फूटा ये बता रहे हैं ना, वो पीएमसीएच साउथ एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल हुआ करता था। तो इसकी स्थिति कैसे हुई? 1962 का आंकड़ा निकालिए मैडम, 1960 1961 का आंकड़ा है, इकोनॉमिक सर्वे आया था। दरभंगा तब 4 जिलों से मिलके एक जिला बनता था। 60 लाख की करीब आबादी थी वहां की, मोटा मोटी 6 लाख परिवार। हमारे पास जो मिल्स थे, शुगर फैक्ट्रीज थी, बाकी सारी जो चीजें थी वो एक तरीके से ट्रस्ट में चलती थी, कॉर्पोरेट के रूप में, कोऑपरेशंस के रूप में चलती थी, माफ कीजिएगा, कोऑपरेशंस के रूप में चलती थी, जिसमें वहीं के लोग जो है उसके अंदर इन्वॉल्व होते थे। उन 6 लाख परिवारों में से 1.5 लाख परिवार उस कोऑपरेटिव के मेंबर हुआ करते थे। मेंबर, हम इतने समृद्ध थे। सारन राइस बॉल ऑफ इंडिया था, माफ कीजिएगा, फ्रूट बास्केट ऑफ इंडिया था, राइस बॉल ऑफ इंडिया हमारे यहां से था। नोनिया समाज इतना समृद्ध था क्योंकि दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाला गन पाउडर का मेन इंग्रेडिएंट का 80% भाग भारत बनाता था, और उस 80% में से 90% भाग तो हम बनाते थे। जिस दौर में कोई भी चीज निकलती थी ना तो एक स्कैम के साथ निकलती थी, उस दौर में नीतीश जी द्वारा महिलाओं को जब साइकिल के लिए पैसे बांटे जाते थे तो हर व्यक्ति ये कहता था कि बिहारी इतना ग्रीडी है, बिहारी इतना लालची है कि ये 2000 रुपए खर्च कर देगा, शराब में उड़ा देगा, नशे में उड़ा देगा, घर के काम में उड़ा देगा, लेकिन महिलाओं को साइकिल नहीं मिल पाएगी। आप यकीन नहीं मानिएगा सुमिति जी, 92% का सक्सेस रेट आया था इस साइकिल वाली स्कीम का, 92% का, और 0 करप्शन के साथ। और जिस डीबीटी की आज हम चर्चा करते हैं ना, वो नीतीश बाबू लेके आए थे, नीतीश बाबू लेके आए। जिक्र कर रहे हैं, अब इनको याद आ रही है ये सब। हाँ, अब मैं आपको बात बता रहा हूँ। दूसरी चीज, सड़कों का नेटवर्क हमने अपने यहाँ बिछाया, पुल हमारे यहाँ बने। हम चूंकि एक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जितनी बाढ़ में पंजाब में हाहाकार मच गया था, हमें दुख है, हमारी संवेदना है इनके लिए। जितने बाढ़ में केरल बह गया, इंटरनेशनल फंडिंग मंगानी पड़ी उसे, उतना बाढ़ बिहार हर साल झेलता है। क्यों? क्योंकि बगल में एक दूसरा देश है नेपाल, और इस चीज के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल की संधि चाहिए। आप तो सो डेवलप्ड स्टेट्स थे और एक छोटी सी बाढ़ ना संभाल पाए, हम हर साल उतनी बाढ़ झेलते हैं, और फिर भी हमारे यहाँ के किसानों का सुसाइडल रेट देश भर में सबसे कम है। आपको ये तो नजर आता है कि हमारे यहाँ से, आपको हमारे यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट नजर आती है, तो अनएम्प्लॉयमेंट का कारण तो हमने आपको बता दिया। एजुकेशन सिस्टम, हमारे यहाँ तो दुनिया के सबसे बेहतरीन स्कूल्स थे। जवाहर नवोदय विद्यालय आज भी अपने आप में बड़ी चीज है ना, तो जवाहर नवोदय विद्यालयों का एक्सपेंशन क्यों नहीं हुआ? ये तो नीतीश कुमार की सरकार आई कि हर जिले में हमें एक इंजीनियरिंग कॉलेज मिला, वरना उससे पहले तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए हमें बाहर जाना पड़ता था। जिस बीएचयू की स्थापना दरभंगा के एक व्यक्ति ने करवाई, जहां पे आईटीबीएचयू वर्ल्ड का मतलब बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन बना, आईएसएम धनबाद एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बना, वहां बिहार में आईआईटी पटना के लिए हमें इतना लंबा इंतजार करना पड़ा, तो आपकी सरकार थी। तो सवाल तो हम आपसे पूछेंगे। सदर अस्पताल बुरी हालत में है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन सदर अस्पताल को दिखाने वाले लोग उसी जिले में बने जीएमसीएच को क्यों नहीं दिखाते? सदर अस्पताल इसलिए ऑपरेशनल है अभी भी क्योंकि हम नहीं चाहते कि मरीजों को कोई दिक्कत आए। लेकिन बिहार को देखने के लिए जो आप चश्मा लेके गए हैं ना, आपको उसी चश्मे से बिहार को चश्मा है, वो बायसनेस का चश्मा है। देखिए, समस्या तो पूरे देश में है। मैं फिर कह रहा हूं, हम बंगाल के अधिकतर इलाकों से ज्यादा डेवलप है, लेकिन आप कभी नहीं देखे हमारे यहाँ रात को 12 बजे महिलाएं सुरक्षित है। बंगाल में है क्या? देश के बहुत सारे राज्यों में नहीं है, नहीं है। हमारे यहाँ सबसे कम सुसाइडल रेट है किसानों का, बहुत सारे सो कॉल्ड डेवलप राज्यों में है, लेकिन इसकी चर्चा करते हुए आपको नजर नहीं आएंगे लोग। हमारे यहाँ वो ये लोग नब्ज नहीं पकड़ पाए, और बिल्कुल नहीं पकड़ पाए, है ना। और बिहारी को अपमानित कीजिएगा और बिहारी से वोट भी पा जाइएगा, ये संभव नहीं है। राशन की बात बार बार, वो 5 किलो उसना अरबा इसकी बात चल रही है। मैडम, राशन सिर्फ राशन नहीं है,
आपको अगर इसके पीछे का इमोशन, इसके पीछे की भावना नहीं समझ आ रही है, तो आपकी पॉलिटिकल बुद्धि समाप्त हो चुकी है। आप जाइए किसी बड़े नेता के पास जाके ट्यूशन लीजिए। इस राशन ने एक बहुत बड़ी आबादी को जो है ना वो इज्जत दी है। इज्जत माने बिल्कुल, क्या कि डिग्निटी और इस डिग्निटी बेसिकली, कि इस छोटे से अनाज के लिए उसको किसी के दरवाजे पे नहीं जाना पड़ता है। तो अगर आप उस अनाज का मजाक उड़ाते हैं ना, उस राशन का मजाक उड़ाते हैं, तो आप उस व्यक्ति का वो तो बहुत मजाक उड़ा रहे होते हैं। गरीब से गरीब महिलाओं ने बोला है, और पैम्फलेट के बाइट्स में नहीं, बहुत सारे चैनल इंस्टाग्राम भरा पड़ा है जहाँ पे केवल ये बात करी गई है। इन लोगों को थोड़ा कुछ तो बात समझ में इनको थोड़ी थोड़ी एक ये आ रही है कि कांग्रेस से गलती क्या हुई कि जहां बीजेपी एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स कर रही थी कि आने वाले समय में जो पॉजिटिव सकारात्मक काम हो, लोगों को क्या इच्छाएं हैं, वो कैसे मीट होंगी, तो बीजेपी की पॉलिटिक्स उस तरह की थी। दूसरा, इनको ये समझ में आया कि बीजेपी जो है कल्चरल तौर पर एक तो आपके डिफरेंट रिलीजन से कनेक्ट हो रही है, ठीक है। दूसरी बात, सिविलाइजेशनल पास्ट जो है, जो धरोहर है, उससे कनेक्ट हो रही है ना। ये थोड़ा हम अलग आ गए, थोड़ा सॉफ्ट इशू है, लेकिन ये भी थोड़ा जरूरी है क्योंकि एक ये चीज ये शायद थोड़ा पकड़ पाए हैं और ये सही पकड़ पाए हैं। तीसरा जो है, इनका एक ये कहना है कि पास्ट में बीजेपी जा तो रही है लेकिन ना जाए, क्यों? क्योंकि इनकी गलतियां, जैसे आपने अभी तक इतना सारा बोला है, वो सब भूतकाल से आ रहा है कि क्या क्या नहीं हो पाया। लेकिन एट द सेम टाइम अब ये माहौल बना रहे हैं कि नहीं, जो प्रॉब्लम्स रह गई हैं बिहारी समाज में, या जो प्रॉब्लम रह गई हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, अब उसको लड़ना चाहिए। तो ये भी इस कॉलम में है कि आपको वापस, स्टूडेंट्स से मेरा आग्रह है, ये कॉलम में लिखा हुआ है कि आप चंपारण ईरा में जाइए। तो ये वहां भेजना चाह रहे हैं, है ना। तो लेकिन अभी कांग्रेस का आजादी से पहले जो स्टैंड था ना मैडम, वही आज भी चल रहा है। हम सब चाहते तो है जोश में कि भगत सिंह पैदा हो पड़ोस में। कांग्रेस चाहती है कि कुछ बड़ा हो जाए, लेकिन उसके लिए प्रयासरत नहीं है। पॉइंट नंबर 1, आज से नहीं, 1990 से ही प्रयासरत नहीं है। कांग्रेस का इस देश की डेमोक्रेसी पे सबसे बड़ा योगदान ये होगा कि कांग्रेस अपने सारे दफ्तर बंद करके वहां के रीजनल पार्टीज को दे दे और एक छोटा सा घर ले लें, और इस योगदान को वो सारी रीजनल पार्टीज वाले जो हैं वो बढ़ चढ़कर गायें, अपने मंचों से बात करें। कांग्रेस को अपने सारे दफ्तर बंद करने चाहिए, बिहार को वो राजद को दे देने चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पिछले 30 वर्षों में एक नया वोट प्रतिशत वहां पे ऐड नहीं कर पाई है। कांग्रेस अपने न्यूनतम स्तर पे है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में अपने सारे दफ्तर, अपने सारे जमीन को समाजवादी पार्टी को दे दें और वहां से भी गायब हो जाए। दिल्ली में ये काम उसे आम आदमी पार्टी के लिए करना चाहिए, पंजाब में भी वो काम उसे आम आदमी पार्टी के लिए करना चाहिए, गुजरात में भी आम आदमी पार्टी के लिए करना चाहिए। कांग्रेस अगर अपने संसाधन सारे के सारे अपने साथ वाले अलाइंस को देके अपनी राजनीति समेट ले, तो इस देश के लोकतंत्र पर इससे बड़ा उपकार उनका कुछ नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस जमीन पर प्रयासरत नहीं है। आपको मैं बहुत छोटा उदाहरण दे सकता हूं कि 2017 में कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी का एक गढ़, एक मॉडल, जिसको लेकर वो 2014 का चुनाव जीते थे, उसको चैलेंज किया था और जीत के बेहद करीब आ गए थे। चाहे आप उसके लिए मंदिर मंदिर घूमे, आपने जीएसटी का मुद्दा उठाया, आपने जो भी किया, लेकिन आपने एक लंबे शासन से जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसको कैश करने में अपनी भूमिका निभाई। 5 साल बाद आपको सरकार में आ जाना चाहिए था, अगर आप 5 साल तक जमीन पर संघर्षरत रहते। लेकिन गुजरात में आपने 5 वर्षों बाद अपने सबसे बुरी हारों को झेला। उसी चुनाव में एक नई नवेली पार्टी 5 सीट ले आई, और अगर थोड़ी सी मेहनत करती तो शायद आपसे ज्यादा बेहतर हो पाती। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ इमोशन के वेव को कैच करना चाहते हैं। तो मोटा मोटी ये चीज देखी जाएगी तो 42% लोग नहीं चाहते थे बीजेपी की सरकार। उसको कंसोलिडेट करने के लिए आपको अच्छे मुद्दे, आपको पार्टी में अच्छे चेहरे और कार्यकर्ताओं की करनी होगी। जब तक आप ये तैयार नहीं करेंगे, आप हर चुनाव के बाद सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके के बहाने बनाएंगे कि जनता को जागरूक होना पड़ेगा, जनता को ये करना पड़ेगा, जनता को वो करना पड़ेगा। जनता का काम है मत देना, कार्यों का आकलन करना। भारत की जनता बहुत जागरूक है। कब किसको सत्ता में बिठाना है और कब किसको कमजोर करना है, कब किसको मजबूत करना है, उसे पता है। वो ये जान रही है कि 240 सीट आने के बाद नरेंद्र मोदी कमजोर हुए हैं, तो ये बार बार जो जीत है ना, वो उनको मजबूत करने के लिए की जा रही है। ये जागरूक जनता का ही दिमाग है। मतलब ये कहने का है कि कांग्रेस जो कह रही है कि जनता की जिम्मेदारी है कि ऑपोजिशन को स्ट्रांग करे, कांग्रेस को खुद ऑपोजिशन को स्ट्रांग करने की जिम्मेदारी है और उसको खुद करना पड़ेगा। अब चाहे कांग्रेस वो को खुद को स्ट्रांग करने की जिम्मेदारी है। सबसे खुद को पहली बात स्ट्रांग करे या ऑपोजिशन को स्ट्रांग करे। अगर आप इतना बड़ा मुद्दा लेकर आ रहे हैं,
अपने इतना बड़ा। ऑपोजिशन के पास, मैक्सिमम ऑपोजिशन के पास वही वोट बैंक है। ठीक है प्रभात जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और अब इसको हम कंक्लूड करते हैं। धन्यवाद।